बीनी माधो सिंह गोरीपुर के जमींदार और नंबरदार थे। इनके बुजुर्ग किसी जमाना में बड़े साहिबे सरवत थे। पुख्ता तालाब और मंदिर उन्हीं की यादगार थी। कहते हैं इस दरवाजे पर पहले हाथी झूमता था। इस हाथी का मौजूदा नेमुल बदल एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके बदन पर गोश्त तो ना था, मगर शायद दूध बहुत देती थी, क्योंकि हर वक्त एक ना एक आदमी हांडी लिए इसके सर पर सवार रहता था। बीनी माधो सिंह ने नस्फ से जायद जायदाद वकीलों की नजर की और अब इनकी सालाना आमदनी 1000 से जायद ना थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। इसने एक मुद्दत दराज की जानकारी के बाद बीए की डिग्री हासिल की थी और अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ चेहरा, चौड़ा सीना, भैंस का 2 सेर ताजा दूध का नाश्ता कर जाता था। चौड़ा सीना, भैंस का 2 सेर ताजा दूध का नाश्ता कर जाता था। श्रीकंठ इससे बिल्कुल मुतजाद था। इन जाहिरी खूबियों को उन्होंने 2 अंग्रेजी हरूफ बीए पर कुर्बान कर दिया था। इन्हीं 2 हरूफों ने इनके सीने की कुशादगी, कद की बुलंदी, चेहरे की चमक सब हजम कर ली थी। ये हजरत अब अपना वक्त फुर्सत तलब के मुतालिया में सर्फ करते थे। आयुर्वेदिक दवाइयों पर ज्यादा अकीदा था। शाम सवेरे इनके कमरे के अक्सर खरल की खुशगवार पहीम सदाएं सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कोलकाता के वेदों से बहुत खत और किताबत रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी के बावजूद मुआशरे के बहुत मदाह ना थे, बल्कि इसके बरक्स वो अक्सर बड़ी शदोमत से इसकी मजम्मत किया करते थे। इसी वजह से गांव में इनकी बड़ी इज्जत थी। दशहरे के दिनों में बड़े जोश से रामलीला में शरीक होते और हर रोज खुद कोई ना कोई रूप भरते। इन्हीं की जात से गोरीपुर में रामलीला का वजूद हुआ। पुराने रस्मों रिवाज का इनसे ज्यादा पुरजोश वकील मुश्किल से होगा। खसूसन मुश्तरिक खानदान के वो जबरदस्त हामी थे। आजकल बहुओं को अपने कुंबे के साथ मिलजुल कर रहने में जो वहशत होती है, इसे वो मुल्क और कौम के लिए फाल बद ख्याल करते थे। यही वजह थी कि गांव की बहुएं इन्हें मकबूलियत की निगाह से ना देखती थी। बाज शरीफ ज़ादियां तो इन्हें अपना दुश्मन समझती थी। खुद इन्हीं की बीवी से इस मसला पर अक्सर जोरों शोर से बहस करती थी, मगर इस वजह से नहीं कि इसे अपने सास ससुर से, देवर जेठ से नफरत थी, बल्कि इसका ख्याल था कि अगर गम खाने और तरह देने पर भी कुंबे के साथ नबा ना हो सके तो आए दिन की तकरार से जिंदगी तल्ख करने की बजाय यही बेहतर है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े और ऊंचे खानदान की लड़की थी। इसके बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकादार थे। आलीशान महल, एक हाथी, 3 घोड़े, 5 वर्दी पोश सिपाही, शिकारी कुत्ते, बाज, बहरी, हुरे, फर्श फरोश शीशा आलात, ऑनरेरी, मजिस्ट्रेटी और कर्ज जो एक मोजिज ताल्लुकादार के लवाजिम हैं, वो इनसे बहरावर थे। भूप सिंह नाम था। फराख दिल, हौसलामंद आदमी थे, मगर किस्मत की खूबी लड़का एक भी ना था। 7 लड़कियां ही लड़कियां हुई और 7 जिंदा रहीं। अपने बराबर या ज्यादा ऊंचे खानदान में इनकी शादी करना अपनी रियासत को मिट्टी में मिलाना था। पहले जोश में तो उन्होंने 3 शादियां दिल खोल कर की, मगर जब 15-20 हजार के मकरूज हो गए तो आंखें खुली, हाथ पैर पीट लिए। आनंदी चौथी लड़की थी, मगर अपनी सब बहनों से ज्यादा हसीन और नेक। इसी वजह से ठाकुर भूप सिंह इसे बहुत प्यार करते थे। हसीन बच्चे को शायद माँ बाप ज्यादा प्यार करते हैं। ठाकुर साहब बड़े पस ओ पेश में थे कि इसकी शादी कहाँ करें। ना तो यही चाहते थे कि कर्ज का बोझ बढ़े और ना ही मंजूर था कि इसे अपने आप को बदकिस्मत समझने का मौका मिले। एक रोज श्रीकंठ इनके पास चंदे के लिए रुपया मांगने आए। शायद नागरी पर 4 का चंदा था। भूप सिंह इनके तौरो तरीक पर रीझ गए, खींच तान कर जायचे लाए गए और शादी धूमधाम से हुई। आनंदी देवी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिन दिलचस्पियों और तफरीहों की वो बचपन से आदी थीं, इनका यहाँ कोई वजूद ही ना था। हाथी घोड़े का तो जिक्र क्या, कोई सजी हुई खूबसूरत बहली भी ना थी। रेशमी स्लीपर,
साथ लाई थी, मगर यहाँ बाग कहाँ, मकान में खिड़कियां तक ना थी, ना जमीन पर फर्श, ना दीवारों पर तस्वीरें। ये एक सीधा सादा हकानी मकान था। आनंदी ने थोड़े ही दिनों में इन तब्दीलियों से अपने तई इस कदर मानूस बना लिया, गोया इसने तकल्लुफात कभी देखे ही नहीं। एक रोज दोपहर के वक्त लाल बिहारी सिंह 2 मुर्गाबियां लिए हुए आए और भावच से कहा, जल्दी से गोश्त पकाओ, मुझे भूख लगी है। आनंदी खाना पकाकर इनकी मुंतजिर बैठी थी। गोश्त पकाने बैठी, मगर हांडी में देखा तो घी पाव भर से ज्यादा ना था। बड़े घर की बेटी कफायत शारी का सबक अभी अच्छी तरह ना पड़ी थी। इसने सब घी गोश्त में डाल दिया। लाल बहारी सिंह खाने बैठे तो दाल में घी ना था। दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, गोश्त में पड़ गया। लाल बहारी, अभी परसों घी आया है, इस कदर जल्द उठ गया। आनंदी, आज तो कुल पाव भर था, वो मैंने गोश्त में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, इसी तरह भूख से बावला इंसान जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बहारी सिंह को भावच की ये जुबान दराजी बहुत बुरी मालूम हुई। तीखा होकर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, औरत गालियां सहती है, मार सहती है, मगर मैके की नंदा इससे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी रोज नाई का हार खा जाते हैं। लाल बहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है कि तालू से जुबान खींच ले। आनंदी को भी गुस्सा आ गया, चेहरा सुर्ख हो गया। बोली, वो होते तो आज इसका मजा चखा देते। अब नौजवान उज्जत ठाकुर से जब्त ना हो सका। इसकी बीवी एक मामूली जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता था इस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की तरफ से जोर से फेंकी और बोली, जिसके गुमान पर बोली हो इसे भी देखूंगी और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, मगर उंगली में सख्त चोट आई। गुस्से में हवा के हिलते हुए पत्ते की तरह कांपती हुई अपने कमरे में आ खड़ी हो गई। औरत का जोर और हौसला, गरूर और इज्जत शोहर की जात से है। इसे शोहर ही की ताकत और हिम्मत का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह हर शंबा को अपने मकान आया करते थे। जुमेरात का ये वाकया था। 2 दिन तक आनंदी ने ना कुछ खाया ना पिया, इनकी राह देखती रही। आखिर शंबा को हस्बे मामूल शाम के वक्त वो आए और बाहर बैठकर कुछ मुल्की और माली खबरें, कुछ नए मुकदमात की तजवीजें और फैसले बयान करने लगे, और सिलसिला तकरीर 10 बजे रात तक जारी रहा। 2-3 घंटे आनंदी ने बेइंतहा इज़्तिराब के आलम में काटे। बारे खाने का वक्त आया, पंचायत उठी। जब तखलिया हुआ तो लाल बहारी ने कहा, भैया अब जरा घर में समझा दीजिएगा कि जुबान संभाल कर बातचीत किया करें, वरना नाहक एक दिन खून हो जाएगा। बेनी माधो सिंह ने शहादत दी, बहू बेटियों की ये आदत अच्छी नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बहारी, वो बड़े घर की बेटी है तो हम लोग भी कोई करी कहार नहीं है। श्रीकंठ, आखिर बात क्या हुई? लाल बहारी, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को तो कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए। वो भी भरी बैठी थी और ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, मिजाज तो अच्छा है? श्रीकंठ बोले, बहुत अच्छा है। ये आजकल तुमने घर में क्या तूफान मचा रखा है? आनंदी के तेवरों पर बल पड़ गए और झुंझलाहट के मारे बदन में पसीना आ गया। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है, इसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। श्रीकंठ, इस कदर तेज क्यों होती हो? आनंदी, क्या कहूं, किस्मत की खूबी है, वरना एक गवार लौंडा जिसे चपरासगिरी करने की भी तमीज नहीं, मुझे खड़ाऊ से मार कर यूं ना अकड़ता फिरता, बोटियां नुचवा लेती। इस पर तुम पूछते हो कि घर में तूफान क्यों मचा रखा है? श्रीकंठ, आखिर कुछ कैफियत तो बयान करो, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे गोश्त पकाने को कहा। घी पाव भर से कुछ ज्यादा था, मैंने सब गोश्त में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी नहीं। बस इस पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे बर्दाश्त ना हो सका। बोली कि वहाँ इतना घी नाई का हार खा जाते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती। बस इतनी सी बात पर इस जालिम ने मुझे खड़ाऊ फेंक मारी। अगर हाथ से ना रोकती तो सर फट जाता। इससे पूछो कि मैंने जो कहा सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं। बोले,
यहाँ तक नौबत पहुंच गई, ये लौंडा तो बड़ा शरीर निकला। आनंदी रोने लगी जैसे औरतों का कायदा है, क्योंकि आंसू इनकी पलकों पर रहता था। औरत के आंसू मर्द के गुस्से पर रोगन का काम करते हैं। श्रीकंठ के मिजाज में तहम्मुल बहुत था, उन्हें शायद कभी गुस्सा आया ही ना था, मगर आनंदी के आंसुओं ने आज जहरीली शराब का काम किया। रात भर करवटें बदलते रहे। सवेरे होते ही अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब मेरा निबाह इस घर में ना होगा। ये और इसके मायनी के दूसरे जुमले जुबान से निकालने के लिए श्रीकंठ ने अपने कई हमजोलियों को 12 आड़े हाथों लिया था। जब इनका कोई दोस्त इनसे ऐसी बातें कहता तो वो मज़हका उड़ाते और कहते, तुम बीवियों के गुलाम हो, इन्हें काबू में रखने की बजाय खुद इनके काबू में हो जाते हो। मगर हिंदू मुश्तरका खानदान का ये पुरजोश वकील आज अपने बाप से ये कह रहा था, दादा अब मेरा निबाह इस घर में ना हो सकेगा। नासहा की जुबान इसी वक्त तक चलती है जब तक वो इश्क के करिश्मों से बेखबर रहता है। आजमाइश के बीच में आकर जब्त और हिल्म रुखसत हो जाते हैं। बीनी माधो सिंह घबरा कर उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे अपनी भी इज्जत का कुछ थोड़ा बहुत ख्याल है। आपके घर में अब हठधरी का बर्ताव होता है। जिनको बड़ों का अदब होना चाहिए वो उनके सर पर चढ़ते हैं। मैं तो दूसरे का गुलाम ठहरा, घर पर रहता नहीं और यहाँ मेरे पीछे औरतों पर खड़ा हूँ और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक मजायका नहीं, कोई एक की दो कह ले, यहाँ तक मैं जब्त कर सकता हूँ, मगर ये नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात और घूंसे पड़े और मैं दम ना मारूं। बीनी माधो सिंह कुछ जवाब ना दे सके। श्रीकंठ हमेशा इनका अदब करते थे। इनके लिए ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर लाजवाब हो गया। सिर्फ इतना बोला, बेटा तुम अक्लमंद होकर ऐसी बातें करते हो, औरतें इसी तरह घर तबाह कर देती हैं। इनका मिजाज बहुत बुढ़ाना अच्छी बात नहीं करता। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ, आपकी दुआ से ऐसा अहमक नहीं हूँ। आप खुद जानते हैं कि इस गांव के कई खानदानों को मैंने अलैदगी की आफतों से बचा दिया है, मगर जिस औरत की इज्जत व आबरू का ईश्वर के दरबार में जिम्मेदार हूँ, इस औरत के साथ ऐसा जालिमाना बर्ताव मैं नहीं सह सकता। आप यकीन मानिए, मैं अपने ऊपर बहुत जबर कर रहा हूँ कि लाल बहारी की गोशुमारी नहीं करता। अब बीनी माधो भी गरमाए, ये कुफर ज्यादा ना सुन सके, बोले, लाल बहारी तुम्हारा भाई है, इससे जब कभी भूल चूक हो तुम इसके कान पकड़ो। श्रीकंठ, लाल बहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। बीनी माधो, औरत के पीछे? श्रीकंठ, जी नहीं, इसकी गुस्ताखी और बेरहमी के बाइस। दोनों आदमी कुछ देर तक खामोश रहे। ठाकुर साहब लड़के का गुस्सा धीमा करना चाहते थे, मगर ये तस्लीम करने को तैयार ना थे कि लाल बहारी से कोई गुस्ताखी या बेरहमी वक़्ऊ में आई। इसी असना में कई और आदमी हक्का तंबाकू उड़ाने के लिए आ बैठे। कई औरतों ने जब सुना कि श्रीकंठ बीवी के पीछे बाप से आमादा जंग है तो इनका दिल बहुत खुश हुआ और तरफीन की शिकवा आमेज बातें सुनने के लिए इनकी रूहें तड़पने लगी। कुछ ऐसे हासद भी गांव में थे जो इस खानदान की सलामत रोई पर दिल ही दिल में जलते थे। श्रीकंठ बाप से दबता था, इसलिए वो खतावार है। इसने इतना इल्म हासिल किया, ये भी इसकी खता है। बीनी माधो सिंह बड़े बेटे को बहुत प्यार करते हैं, ये बुरी बात है। वो बिला इसकी इस्लाह के कोई काम नहीं करते, ये इनकी हमाकत है। इन ख्यालात के आदमियों की आज उम्मीदें भर आईं। हुक्का पीने के बहाने से कोई लगान की रसीद दिखाने के हीले से आकर बैठ गए। बीनी माधो सिंह पुराना आदमी था, समझ गया कि आज ये हजरात फूले नहीं समाते। इसके दिल ने ये फैसला किया कि इन्हें जोश ना होने दूंगा, ख्वाह अपने ऊपर कितना ही जबर हो। यकायक लहजा तकरीर नर्म करके बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से खता हो गई। इलाहाबाद का नौजवान झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस घात को ना समझा। अपने डिबेटिंग क्लब में इसने अपनी बात पर अड़ने की आदत सीखी थी, मगर अमली मुबाहसों के दाव पेच से वाकिफ ना था। इस मैदान में वो बिल्कुल अनाड़ी निकला। बाप ने जिस मतलब से पहलू बदला था वहां तक इसकी निगाह ना पहुंची। बोला, मैं लाल बहारी सिंह के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बाप, बेटा तुम अक्लमंद हो और अक्लमंद आदमी गवारों की बात पर ध्यान नहीं देता। वो बेसमझ लड़का है, इससे जो कुछ खता हुई है इसे तुम बड़े होकर मुआफ कर दो। बेटा, इसकी ये हरकत मैं हरगिज मुआफ नहीं कर सकता।
या तो वो घर में रहेगा या मैं ही रहूंगा। आपको अगर इससे ज्यादा मोहब्बत है तो मुझे रुखसत कीजिए, मैं अपना बोझ आप उठा लूंगा। अगर मुझे रखना चाहते हो तो इससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए, बस ये मेरा आखिरी फैसला है। लाल बहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वो इनका बहुत अदब करता था। इसे कभी इतनी जुर्रत ना हुई थी कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए या हुक्का पी ले या पान खा ले। अपने बाप का भी इतना पासो लिहाज ना करता था। श्रीकंठ को भी इससे दिली मोहब्बत थी। अपने होश में उन्होंने कभी इसे झिड़का तक ना था। जब इलाहाबाद से आए तो जरूर इसके लिए कोई ना कोई तोहफा लाते। मगदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा कर दी थी। पिछले साल इसने अपने डेवड़े जवान को नाग पंची के दंगल में पिछाड़ दिया तो उन्होंने खुश होकर अखाड़े ही में जाकर इसे गले से लगा लिया था और 5 रुपए के पैसे लौटाए थे। इसे भाई के मुंह से आज ऐसी जिगरदोज बातें सुनकर लाल बहारी सिंह को बड़ा मलाल हुआ। इसे जरा भी गुस्सा ना आया, वो फूटकर रोने लगा। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने फाल पर आप नादिम था। भाई के आने से एक दिन पहले ही से इसका दिल हरदम धड़कता था कि देखो भैया क्या कहते हैं, इनके सामने कैसे जाऊंगा, मैं इनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें इनके सामने कैसे उठेंगी। इसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस उम्मीद के खिलाफ आज वो उन्हें अपनी सूरत से बेजार पाता था। वो जाहिल था मगर इसका दिल कहता था कि भैया मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर श्रीकंठ इसे अकेला बुलाकर 2-4 सख्त बातें कहते, बल्कि 2-4 तमाचे भी लगा देते तो शायद इसे इतना मलाल ना होता। मगर भाई का ये कहना कि अब मैं इसकी सूरत से नफरत रखता हूँ, लाल बहारी से सहा ना गया। वो रोता हुआ घर में आया और कोठरी में जाकर कपड़े पहने, फिर आंखें पोंछी जिससे कोई ये ना समझे कि रोता था। तब आनंदी देवी के दरवाजे पर आकर बोला, भाभी भैया ने ये फैसला कर लिया है कि वो मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे। वो अब मेरा मुंह देखना नहीं चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ। इन्हें फिर अपना मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो खता हुई है इसे माफ करना। ये कहते कहते लाल बहारी की आवाज भारी हो गई। जिस वक्त लाल बहारी सिंह सर झुकाए आनंदी के दरवाजे पर खड़ा था, इसी वक्त श्रीकंठ भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो नफरत से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, गोया इसके साय से भी परहेज है। आनंदी ने लाल बहारी सिंह की शिकायत तो शौहर से की, मगर अब दिल में पछता रही थी। वो तबीयत से नेक औरत थी और इसके ख्याल में भी ना था कि ये मामला इस कदर तूल खींचेगा। वो दिल ही दिल में अपने शौहर के ऊपर झुंझला रही थी कि इस कदर गर्म क्यों हो रहे हैं। ये खौफ कि कहीं ये मुझे इलाहाबाद चलने को ना कहने लगे तो फिर मैं क्या करूंगी, इसके चेहरे को जर्द किए हुए थे। इसी हालत में जब इसने लाल बहारी को दरवाजे पर खड़े ये कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो खता हुई है मुआफ करना, तो इसका रहा सहा गुस्सा भी पानी हो गया। वो रोने लगी। दिलों का मैल धोने के लिए आंसू से ज्यादा कारगर कोई चीज नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े हैं, बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी, अंदर बुला लो, मेरी जुबान को आग लगी। मैंने कहां से वो झगड़ा उठाया? श्रीकंठ, मैं नहीं बुलाने का। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत गलान आ गई है, ऐसा ना हो कहीं चल दें। श्रीकंठ ना उठे। इतने में लाल बहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा सलाम कह दो, वो मेरा मुंह देखना नहीं चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह इन्हें ना दिखाऊंगा। लाल बहारी सिंह इतना कहकर लौट पड़ा और तेजी से बाहर के दरवाजे की तरफ जाने लगा। यकायक आनंदी अपने कमरे से निकली और इसका हाथ पकड़ लिया। लाल बहारी ने पीछे की तरफ ताका और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझको जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बहारी, जहाँ मेरा मुंह ना देखे। आनंदी, मैं ना जाने दूंगी। लाल बहारी, मैं लोगों के साथ रहने के काबिल नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी कसम, अब एक कदम भी आगे ना बढ़ाना। लाल बहारी, जब तक मुझे मालूम ना हो जाएगा कि भैया के दिल में मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं, तब तक इस घर में हरगिज ना रहूंगा। आनंदी, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ कि तुम्हारी तरफ से मेरे दिल में जरा भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का दिल पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल को गले लगाया और दोनों भाई खूब फूट कर रोए। लाल बहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी ना कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। इसके सिवा जो सजा आप देंगे वो मुझे खुशी से कबूल होगी। श्रीकंठ ने कांपती हुई आवाज से कहा,
پہلوان ان باتوں کو بالکل بھول جاؤ، ایشور چاہے گا تو اب ایسی باتوں کا موقع نہ آئے گا۔